Hello dear students, I hope you all are fine. Today I am going to explain you the chapter The Sentence. This chapter is not a part of any class, but any class means 7th, 8th or 9th, which are my classes. It is not in the syllabus of these classes, but I am explaining you this chapter because this chapter is the base of grammar. If you want to understand narration in a better way, then you have to understand what is a sentence and how many type of sentences we have in our language English. So let's start with it. First of all, the definition, that is, a sentence is a group of words that makes complete sense. The sentence is complete only when something is said about something else. इट मीन्स एक सेंटेंस अपने आप में तभी कंप्लीट होता है जब हम उस सेंटेंस में किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं. For example, these oranges are sweet and juicy. In this sentence, we are talking about oranges. We are talking about the quality of oranges. Bright moonlight dispelled all my sorrows. In this, we are talking about the moonlight and the effect of moonlight on somebody. ठीक है. वी कैनॉट हैव अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सब्जेक्ट एक्सप्लिसिट भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है. एक्सप्लिसिट सब्जेक्ट होता है जो हमें विजिबल होता है सेंटेंस के अंदर. फॉर एग्जांपल, डॉग्स बार्क. डॉग्स बार्क अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि इसकी सेंस बनती है. डॉग्स इसमें एक्सप्लिसिट सब्जेक्ट है जो कि हमें दिख रहा है, सब्जेक्ट लिखा हुआ इसमें, और बार्क इसमें मेन वर्ब है. ठीक है, मेन वर्ब है. डॉग्स बार्क का मतलब है कि जो डॉग्स हैं वो बार्क करते ही होते हैं. ठीक है, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट है, टेंस है ये. ठीक है. दूसरा सेंटेंस है सिट डाउन. अब ऐसे वाले सेंटेंसेस जो हैं, सिट डाउन, कम हियर, गो देयर, इनमें इम्प्लाइड सब्जेक्ट होता है. इम्प्लाइड सब्जेक्ट मीन्स जहाँ पे सब्जेक्ट हमें विजिबल नहीं होता. ठीक है. हम किसी को सिट डाउन कहते हैं तो हम नॉर्मली कह देते हैं सिट डाउन. हम ये नहीं कहते यू सिट डाउन, मतलब इतना लंबा सेंटेंस हम अवॉइड करते हैं. हम नॉर्मली कह देते हैं सिट डाउन, गो देयर, कम हियर. ठीक है, या ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर और समथिंग लाइक दैट. तो इनमें सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, या अंडरस्टूड होता है कि हम किसको कह रहे हैं. तो ऐसे वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको हम इम्प्लाइड सब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. ये हमें ध्यान रखना होता है. ये मिस्टेक बच्चे बहुत करते हैं पंचुएशन की पेपर में. फाइन. इफ़ अ सेंटेंस हैज़ टू मेक कंप्लीट सेंस, द वर्ड्स इन इट मस्ट बी प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर. वर्ड्स हमेशा प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, नहीं तो वही वर्ड्स को जब हम आगे पीछे लिख देते हैं तो वो जंबल सेंटेंस हो जाता है और वो मीनिंगलेस होता है. ठीक है, हमें उसको रीअरेंज करना पड़ता है ताकि उसका कोई मीनिंग निकल के आए. ठीक है. अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, अ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन और अ मार्क ऑफ एक्सक्लमेशन. ये भी हम सब लोगों को नॉर्मल जो चीज़ें एक सेंटेंस की हैं वो हमें पता है, दैट इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, दैट इज़ द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, और मार्क ऑफ एक्सक्लमेशन. काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमारे पास आते हैं 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस. वैसे 4 होते हैं पर मैं एक एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ जो 4th वाले के साथ ही है. ठीक है. फर्स्ट है डेक्लेरेटिव और असर्टिव, जिनको हम नॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं या हम उनको स्टेटमेंट्स कह देते हैं. देन वी हैव इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव बोल देते हैं इसको, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस. देन वी हैव इम्पेरेटिव यानी कि कमांड्स या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, जैसे ये अभी मैंने बोला था सिट डाउन. नेक्स्ट इज़ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जो कि हमारे एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं. वो वाले सेंटेंस इनके एंड में या बिगिनिंग में एक वर्ड के बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आता है. जी. नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज डेक्लरेटिव सेंटेंस और असर्टिव इज़ द अनदर नेम ऑफ दिस सेंटेंस. या हम इनको स्टेटमेंट्स भी बोल देते हैं. अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस, अ थैंकफुल हार्ट इज़ अ पीसफुल हार्ट. अगर इसको नॉर्मली याद रखना हो कि डेक्लरेटिव या असर्टिव कौन से होते हैं, तो हम जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं उनको डेक्लरेटिव या असर्टिव कह देते हैं. ठीक है. उनमें नेगेटिव सेंटेंसेस भी आ जाते हैं, उनमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी आ जाते हैं. मतलब नॉर्मल सेंटेंस, दिस इज़ अ गर्ल, दैट इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ स्कूल, आई एम राइटिंग, यू आर टीचिंग. इस तरह के सारे सेंटेंसेस जो हैं वो डेक्लरेटिव के अंडर ही आते हैं. ठीक है. जिसमें हम कोई बात डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई बात किसी को नॉर्मली बता रहे हैं. ठीक है. दैट इज़ डेक्लरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस. अ सेंटेंस दैट एनक्वायर्स अबाउट समथिंग इज़ कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है. जहाँ हम कोई इंक्वायरी करने के लिए कोई क्वेश्चन पूछते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू लाइक? डू यू लाइक मिस्ट्रीज?
एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड्स with a mark of interrogation या इंट्रोगेशन, दैट इज़ साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क. अब अगर हम आगे देखें तो इंटेरोगेशन वाले सेंटेंस ही 6 टाइप्स के हैं. सो वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ. फर्स्ट होते हैं जिनका आंसर हमेशा येस और नो में आता है. ठीक है, क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड इन येस और नो. दीज क्वेश्चन ऑलवेज बिगिन्स विद ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब्स मीन्स हेल्पिंग वर्ब. Always begin with helping verb. For example, is, are, am, was, were, will, has, have, do, did, can. इनसे जब क्वेश्चन शुरू होता है, आप कोई भी क्वेश्चन बना के देख लो, इनसे आंसर हमेशा yes या no में ही आएगा. For example, did you receive any message? Answer will be yes or no. Will you be able to come? Answer will be yes or no. Do you study in this school? ठीक है. Are you a student? तो आप जब भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, आंसर आपके पास येस या नो में ही आएगा. ठीक है. नेक्स्ट होता है क्वेश्चन वर्ड वाला, जिसमें WH वर्ड हम लगाते हैं. ठीक है. वॉट, विच, व्हेन, वेयर, हाउ मच, जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस. लाइक व्हेन डिड यू बाय दिस कार, हाउ मच डिड इट कॉस्ट टू यू, जिनमें हमें एक्सप्लेन्ड आंसर देना होता है. ठीक है. और हमेशा स्टार्ट होते हैं ये WH फैमिली से. नेक्स्ट है alternative questions. In alternative question there is more than one question joined by or. ठीक है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और वर्ड से ज्वाइन हुए होते हैं. लाइक वुड यू लाइक टू हैव अ टी और कॉफ़ी, विल यू पे द ड्यूज बाय चेक और इन कैश. तो ये इनको हम ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस कहते हैं. होते ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ही हैं, लेकिन ये उसकी आगे फॉर्म है. नेक्स्ट इज rhetorical questions. Rhetorical question is a question only in form. It actually carries the statement. अब rhetorical question होते हैं जो सुनने में question जैसे लगते हैं, लेकिन actually वो questions नहीं होते, वो एक declarative sentence होता है. ठीक है. जैसे isn't it hot today, जैसे हम किसी और को ये बात कर रहे हैं isn't it hot today, एक्चुअली हम उसको क्या कहना चाहते हैं, it is hot today. दैट इज़ अ डेक्लरेटिव सेंटेंस, इट इज़ हॉट टुडे. लेकिन जब हमने उसको क्वेश्चन वे वाले फॉर्म में बोला तो अब हम बोलेंगे इज़न्ट इट हॉट टुडे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. तो इनको हम कहते हैं रेटोरिकल क्वेश्चंस. डिडंट आई गिव यू माई फुल सपोर्ट, इट मीन्स आई गेव यू माई फुल सपोर्ट. ठीक है. क्या मैंने तुम्हें पूरी सपोर्ट नहीं की, तो ये क्या है, ये हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन एक रेटोरिकल वे में पूछ रहे हैं. मतलब हम उससे उसका आंसर चाहते हैं, लेकिन ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है. एक तरह से हम उसको टॉन्ट कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं हम उसको कि मैंने तो तुम्हारी फुल सपोर्ट की है. हाउ कैन यू से कि मैंने नहीं की, डिडंट आई गिव यू माई फुल सपोर्ट. ठीक है. तो किसी को हम वो पुश करने के लिए जानबूझ के उसको क्वेश्चन वे में पूछते हैं. दैट इज़ रेटोरिकल क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज empathic questions. They are used to express strong feelings like anger, like surprise, like shock, like happiness. Who the hell is he to interfere in my affairs? ये एग्जाम्पल है, ये ऐसा मैं कह नहीं रही हूँ किसी को. ठीक है. तो ये एग्जाम्पल है. अब देखा जाए तो ये हम किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, यहाँ पे भी हम अपना गुस्सा जो है उसको जाहिर कर रहे हैं. तो ये भी एक वे है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन हम एम्फोसिस बहुत ज़्यादा किस चीज़ पे कर रहे हैं, हमारे गुस्से के ऊपर. दैट इज़ वाई दीज आर नोन एज एम्पैथिक क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज व्हाट ऑन अर्थ वर यू डूइंग देयर. इसका सिंपल मीनिंग है कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे. Empathic questions are used mostly in spoken English. Written English में हम इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करते. ठीक है. हम इनको spoken English में ज़्यादा यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन टैग्स, जो इसकी 6th फॉर्म है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की. क्वेश्चन टैग्स वाले हम पूछते हैं. अ क्वेश्चन टैग इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन टैग्ड टू अ स्टेटमेंट. It is meant to seek confirmation of what the statement conveys. It means हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, फिर हम उसको सामने वाले से ही कंफर्म करवाना चाहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर विलिंग टू वर्क फॉर अस, आंट यू. इसका क्या मतलब है कि तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो, नहीं करना चाहते. मतलब हम खुद ही क्वेश्चन पूछ के खुद ही आगे साथ में उसका पहले पॉजिटिव खुद ही फिर उसका नेगेटिव क्वेश्चन मार्क उससे पूछ लेते हैं. शी डिड नॉट इन्फॉर्म यू, डिड शी. उसने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया, किया था क्या. ठीक है. तो हम हिंदी में भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, इनको क्वेश्चन टैग्स बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के 6 पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए. अब हम सेंटेंस के अगले पार्ट पे आते हैं, दैट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस.
इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, पहले तो मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा टीचर्स ही इनको क्लासरूम में यूज़ करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को, क्योंकि इसमें होता क्या है, हम किसी को कमांड करते हैं, हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस देते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था आपको बताया था कि वो इम्प्लाइड होता है, वो हिडन होता है, वो छुपा हुआ होता है, या वो अंडरस्टूड होता है कि हम किसको कह रहे हैं। तो क्लासरूम में आपने नोटिस किया होगा कि आपके टीचर सबसे ज़्यादा ये सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, कमांड वाले या रिक्वेस्ट वाले। जनरली जब वो आपको कहते हैं सिट डाउन, स्टैंड अप, गो आउट ऑफ द क्लास, ब्रिंग मी दिस, फैच दैट बुक, something like that. For example, leave the room immediately, this is a command. Open the window please, this is a request, obviously please word आ गया. Be true to your words, this is advice, ठीक है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो भी नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस तो कोई भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनमें नो, नॉट, नथिंग, नेवर इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं। तो नेगेटिव तो कहीं भी हम अटैच कर सकते हैं। लास्ट है हमारे पास एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जिनमें हम अपने एक्सक्लामेशंस या अपनी विशेज़ या अपनी डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करते हैं, और हम यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। These are used to express sudden emotions like surprise, delight, pain, anger, disgust. Wishes can also be classified as exclamation. विशेज़ जो हम किसी के लिए करते हैं, जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि पुरानी बुक्स में ऑप्टेटिव नाम के भी एक सेंटेंसेस होते थे। अब वो हमने या तो हम उनको इम्पेरेटिव में काउंट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम उनको एक्सक्लामेटरी में ही काउंट कर लेते हैं, तो उनको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस सबसे ईजी होते हैं आइडेंटिफाई करना, क्योंकि उसमें या तो हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं या हम किसी को कर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको हम ऑप्टेटिव कहते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड शॉवर कर्सेस ऑन यू एज यू हैव डन रॉन्ग टू मी, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसको इसी में मर्ज कर दिया गया। फाइन। एक्सक्लामेटरी आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े होंगे, बहुत ईजी होते हैं आइडेंटिफाई करना। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, वॉट अ विटी आंसर शी गेव, वॉट अ फॉल इट वॉज, हाउ ह्यूमेन हर रिस्पॉन्स वॉज, हाउ अर्नेस्टली शी प्लेडेड, ओह दैट आई वर अ बर्ड, अलास शी डाइड सो यंग। तो ये सारे जो हैं ये एक्सक्लामेटरी साइन वाले हैं। सो माय डियर चिल्ड्रन, दीज आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम नरेशन करेंगे, जो कि मैं सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो नरेशन का डाल दूँ, प्लस प्रैक्टिस बुक की वर्कशीट्स भी डाल दूँगी क्लास 8th की। तो नरेशन करते वक्त हमें सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो सेंटेंस है उसका टाइप क्या है, क्या वो डेक्लरेटिव है, इम्पेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है, या एक्सक्लामेटरी है, या ऑप्टेटिव है, कौन सा है। क्योंकि नरेशन के अंदर सबसे ज़्यादा रूल्स होते हैं ग्रामर के, हर टाइप ऑफ सेंटेंस के लिए अलग रूल्स हैं। तो पहले आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करोगे, फिर ही उसके ऊपर आप नरेशन का रूल लगा पाओगे और उसको नरेशन में चेंज कर पाओगे। सो आपके लिए ये वाला चैप्टर नरेशन को समझने के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चैप्टर इतना ही है जितना मैंने आपको कराया, इससे ज़्यादा डीप मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आपके लेवल के अकॉर्डिंग इतनी नॉलेज इस चैप्टर की बहुत है। फाइन। आई होप आपको चैप्टर सारा समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।